जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या इस वीडियो में आगे सुनेंगे, तो सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रारंभ में ही देना चाहता हूं। पटना साइंस कॉलेज के कई छात्रों के निमंत्रण पर आज इस लाइव सेशन के लिए मैंने अपनी सहमति दी थी आपके आमंत्रण पे। और मुख्य रूप से जो बातें मैं करना चाहता था, हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है। हर आदमी सफल होना चाहता है। अगर आपसे कोई पूछेगा आप क्या चाहते हो, तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आप सफल होना चाहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति आप सोचते हैं कि कुछ करेंगे, उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जब अधिकांश लोगों को हम देखते हैं, तो जिन लोगों ने भी कभी कोई लक्ष्य तय किया, आगे जाकर उसमें बहुत कम ही लोग उसमें सफल हो पाते हैं। इसको मैं तो खुद गणित का छात्र रहा हूँ। एक जब ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं, त्रिकोण को, तो ट्रायंगल को अगर हम ऊपर से 3 भागों में काटेंगे, तो तीनों भागों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। सबसे छोटा भाग ऊपर होता है, सबसे बड़ा भाग नीचे होता है। तो इसको 3 कैटेगरीज में हम लोग देखते हैं। तो सफलता की जब हम लोग बात करेंगे, तो आप देखेंगे जो लोग सफल हैं वो सबसे छोटी कैटेगरी ऊपर वाली है। उसमें जो शिखर तक पहुंचते हैं कुछ ही लोग होते हैं। तो क्या सूत्र होते होंगे जिससे लोग सफल होते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि कुछ ही लोग ट्रायंगल के उस पोजीशन तक, शिखर तक पहुंचते हैं, यही हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सफलता क्या है। एक्चुअली आप देखेंगे तो बहुत लोग नहीं जानते कि वो क्या करना चाहते हैं। जब तक लक्ष्य आपका क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या है, तो आप सफल कैसे होंगे। तो पहली बात, लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मुझे एक कहानी याद आती है कि उसी श्लोक से ही मैं शुरू करूंगा। उज्जैन के राजा थे, राजा भर्तृहरि। शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, अधिकांश लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन उसको उस फ्रेम में देखें तो विक्रमादित्य जिनकी हम बात करते हैं, उनके बड़े भाई थे। तो राजा भर्तृहरि बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और उसने एक फल दिया, और फल के बारे में उसने उसके गुण बताए कि इस फल को जो भी खाएगा वो सदा जवान रहेगा, उसके यौवन में कभी कमी नहीं आएगी। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि इस फल को तो मैं ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन तब उन्होंने सोचा कि मैं तो कर लूँगा, लेकिन जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ तो पिंगला है। तो पिंगला तो बूढ़ी हो जाएगी, मैं तो जवान रहूँगा। तो उसमें उन्होंने फिर त्याग करते हुए सोचा कि अगर पिंगला युवती रहेगी, यौवन रहे, उनकी जवानी रहेगी, तो मैं निश्चित रूप से सुखी रहूँगा। उन्होंने पिंगला को फल दिया। अब पिंगला को देखिए, पिंगला ने भी उसमें बहुत सोचा। पिंगला का संबंध एक सैनिक से था। अब पिंगला ने सोचा कि अगर सैनिक की वो व्यवस्था रहेगी तो मैं प्रसन्न रहूँगी। सैनिक को जब फल मिला तो सैनिक का संबंध एक वैश्या से था। अब सैनिक ने वो फल उसी सोच से के साथ उस वैश्या को दे दिया। जब वैश्या को फल मिला तो वैश्या के मन में बड़ी विचित्र बात आई। उसको लगा ये फल अगर मैं ग्रहण कर लेती हूँ तो मैं तो कभी बूढ़ी होऊंगी नहीं, और जितना अभिशप्त मेरा जीवन है ऐसा ही चलता रहेगा। तब उसने सोचा कि यदि ये फल मैं राजा को दे दूँ तो राजा सुदृढ़ रहेंगे, जवान रहेंगे, तो बहुत समय तक राज करेंगे, सबका कल्याण होगा। तो इस सोच के साथ पिंगला ने उस फल को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गई। अब राजा ने जब फल को देखा तो बड़े भौचक। जो फल उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दिया, उस फल के साथ एक वैश्या खड़ी थी। तो उन्होंने फिर उस चक्र को समझा और राजा का भ्रम टूटा। राजा को लगा कि जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, अटैच्ड था, उसकी स्थिति ये हो सकती है। कहानी लंबी जाती है। राजा भर्तृहरि संन्यास लेते हैं। उज्जैन के पास आज भी गुफा है। संन्यास में राजा भर्तृहरि ने बहुत सारे सूत्र दिए। उसमें एक सूत्र सफलता का सूत्र है। सफलता के सूत्र जो है, संस्कृत में श्लोक जाता है, उसको हिंदी में हम लोग विद्यालय में एक गाना गाते थे, जिसमें मुख्य रूप से उन्हीं 3 कैटेगरीज की बात की गई। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो
हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो अगर हम देखेंगे लाइफ में तो हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है कुछ करें, लेकिन इसमें सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं जो वास्तव में इस प्रकार की सोच को लेकर आगे चलते हैं और उसमें मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत करने वालों में भी सफल अल्टीमेटली वही लोग होते हैं जो कि अंदर इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है और दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं। मूल रूप से अगर आप देखेंगे जीवन में, जब मैं भी पहले मैंने आईआईटी की परीक्षा दी थी, उसके बाद मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी। दोनों परीक्षाओं में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो बहुत लोगों ने 11वीं-12वीं में नए किताब खरीदे थे, कुछ लोगों ने कोचिंग जाना शुरू किया था, बहुत ही भक्ति भाव से लोगों ने शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब उनको चीज़ें मुश्किल लगती गई तो उसमें टूटते से गए और धीरे धीरे कुछ लोगों ने फिर निर्णय बदला। जैसे जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आईआईटी बड़ा मुश्किल है, चलो कहीं और कुछ और करते हैं। किसी ने कुछ और निर्णय लिया, लोग हटते चले गए। अंत में जो लोग मेरे साथ आईआईटी पहुंचे वही लोग थे जो उस पूरे क्रम में बहुत सारे ऐसे समय आए जब बिल्कुल आप टूट से रहे थे। मैं भी टूटता रहा था। एक समय का ऐसा भी लगा कि जो सारी पढ़ाई की थी सब बेकार हो गया, अब एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन वैसे समय में अपने निश्चय को अटल रखना, अपने श्रद्धा में कमी नहीं लाना और खासकर जब ऐसा लगे तो थोड़ा चिंतन करना, आत्मचिंतन करना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एकाग्रचित्त रहना। तब हम लोग बिल्कुल, देखिए इसमें कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं तो खैर चलिए आपसे मैं पूछ लूँगा। आपके साइंस कॉलेज से कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे मैं प्रश्न जो बताएंगे उनके उसके हिसाब से मुझे दिख नहीं रहे हैं। चलिए आ गया मेरे पास। तो सफलता की जब हम बात करेंगे तो किसी भी परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा भी देखेंगे, हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी इच्छा क्यों है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वो आपके मन में स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं तो सर्विस में आने के बाद भी कहीं ना कहीं समस्याएं आपको ग्रसित करेंगी। एक बार आपके मन में स्पष्ट भाव जग गए कि करना है तो फिर पीछे नहीं देखना है, फिर उसमें आपको चलते जाना है और पूरी परिश्रम के साथ करना है। और यूपीएससी की जो परीक्षा है बड़ी कठिन परीक्षा है और संयम की भी परीक्षा है, क्योंकि जिसमें जब परीक्षा हम देते हैं तो एक तो प्रीलिम्स आता है, प्रीलिम्स आप देंगे, उसके बहुत दिनों बाद रिजल्ट आएगा, फिर मेंस देंगे, मेंस आपने दिया, उसके बहुत दिनों बाद फिर इंटरव्यू का सिलेक्शन का कॉल आता है। तो इस प्रकार से लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। उस प्रक्रिया में आपको सोचना होगा कि किस प्रकार से अपने संयम को हम बनाए रखें। प्रश्न कोई है? प्रश्न पूछ रहे हैं? अभी तो कोई प्रश्न नहीं आए हैं, तो चलिए मैं ही शुरू करता हूँ। सबसे पहले यूपीएससी की जब तैयारी की बात करेंगे तो पहले तो आपको लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, और उसके बाद एक बार आपने लक्ष्य तय किया तो उसके माध्यम होने चाहिए। तो माध्यम में सबसे पहले लोगों के मन में द्वंद्व होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या लें इसमें और माध्यम क्या लें, ये बहुत ही उसमें। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जिस माध्यम से आप सबसे कन्वीनियंट हैं, जिस माध्यम में आपने पढ़ाई की है, उसी माध्यम को चुनें। क्योंकि नए माध्यम में आप जो पहले आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, अचानक आपको इस परीक्षा के लिए एक्सप्रेस करने को कहा जाए तो कठिनाई आएगी। तो जो आपसे फेमिलियर चीज़ें हैं उसी को लें। कोई सब्जेक्ट जो आपका ज़्यादा फेमिलियर हो तो निश्चित है कि उसमें आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको प्रिय हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट आपने लिया लेकिन उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि उतनी नहीं है, आपकी रुचि किसी और सब्जेक्ट में हो सकती है। तो यूपीएससी की परीक्षा के लिए मूल रूप से जो ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट है उसको अच्छे से आपको पढ़ाई करनी होगी। और सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपने लिया, इवन आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप हिस्ट्री लेके दे सकते हैं, ज्योग्राफी लेके दे सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस है। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको काफ़ी समय आगे देना होगा। और उस सब्जेक्ट में जब आप देखेंगे सब्जेक्ट की तैयारी तो आप फिर भी सीमित है, किताबें आपको मालूम है, प्रश्न पत्र आप देख लेते हैं और आपको पता हो जाता है कि इसमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है।
और किस प्रकार के लगभग संभावित प्रश्न पिछले 10 साल के प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन जब जनरल स्टडीज़ की हम बात करेंगे, जनरल स्टडीज़ में बड़ा भ्रम रहता है, क्योंकि उसमें वास्तव में तैयारी अगर देखेंगे तो आजकल, पहले हम लोग जब देते थे तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पूरी मेहनत करनी पड़ती थी। जनरल स्टडीज़ पे फोकस था, तब भी था, लेकिन आज के समय में और ज़्यादा बढ़ गया है। और बढ़ने का कारण ये भी है कि जनरल स्टडीज़ में पहले जो प्रश्न थे वो काफ़ी, लगभग हिस्ट्री से इतने 90 नंबर का आएगा, ज्योग्राफी का इतना आएगा, इस प्रकार का चलता था। अब लेकिन वो कंपार्टमेंट्स कुछ पहले से डिफरेंट हुए हैं, तो बहुत सारे अलग अलग विषयों से प्रश्न आते हैं और उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि पढ़ें क्या। तो इसमें बहुत केंद्रित होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो अब सब कुछ तो आप पढ़ पाएंगे नहीं, और जब पढ़ पाएंगे नहीं तो आपको धीरे धीरे लगेगा इतना पढ़ा, उस पर फ़ायदा क्या हुआ। तो उसका भी उपाय यही है कि आप पुराने प्रश्न पत्रों को अच्छे से अध्ययन करें। अगर आप चाहें तो 4-5 दिन जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जब तैयारी चल भी रही हो, तो बीच में उनको देखें। आप देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पिछले 5 सालों में पूछे गए। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि आप जो भी किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उसका कितना लाभ उस प्रश्न को उत्तरित करने में होगा। प्रश्न का यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो सारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर केंद्रित करके सोचेंगे तो फिर आप भटकेंगे नहीं। भटकने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें। आप कुछ और पढ़ते रहेंगे, उसका लाभ अल्टीमेटली एग्जाम में होगा नहीं। तो उस प्रकार से दूसरा एक प्रश्न आता है लोगों के मन में कि भाई कोचिंग की जाए या नहीं की जाए। कोचिंग की व्यवस्था दिल्ली में अच्छी है, पटना में अच्छी है, कहाँ पे अच्छी है, इस बारे में कोई निश्चित तय मानक नहीं है। बहुत सारे लोग कोचिंग करते हैं, परंतु मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं, नौकरी करते हुए भी यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और सफल होते हैं, अच्छे रैंक्स के साथ होते हैं। तो मेन आप क्या लिखेंगे उस उत्तर आंसर शीट पे, वो मैटर करता है। प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, इसके लिए कोई तय मानक नहीं है। यदि कोई कहता है कि भाई मैंने यहाँ से कोचिंग की, बहुत अच्छा रहा, तो हो सकता है उसने फ़ायदा हुआ हो, लेकिन आपको भी फ़ायदा होगा आवश्यक नहीं है। क्लासरूम कोचिंग मुझे बहुत कभी भी पसंद नहीं आई। मुझे तो किताब लेके बैठना, लेके पढ़ना, तो हर आदमी यूनिक होता है। और अल्टीमेटली आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, किस प्रकार से आप आंसर्स लिखेंगे। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। जैसे होता है ना, आपको लगता होगा पटना में बैठे हैं या दूसरा आदमी फलाना कॉलेज का है। यूपीएससी की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कि बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परिश्रम से फर्क पड़ता है। बैकग्राउंड आप बहुत अच्छे कॉलेज के हो सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकती है स्कूल्स में, कॉलेज में, और यूपीएससी में आप फिर भी सफल शायद ना हो। यूपीएससी के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा और फोकस करके करना पड़ेगा कि किस प्रकार का सिलेबस है, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। और अथाह समुद्र है, यदि आप मटेरियल्स को देखेंगे जो मार्केट में भी उपलब्ध हैं, उस समुद्र में चुनना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर ही डिपेंड करेगा कि आप कितना आपका परिश्रम फलित होगा। और यूपीएससी की जो परीक्षा है, एक बार आपने ऑप्शनल तय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि क्या मटेरियल्स पढ़ने हैं, तो इसमें थोड़ी सी राय मैं दूंगा। दिल्ली में जैसे कुछ अच्छे बुक स्टॉल्स हैं, उस पर भी आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, जो लोग पूर्व में तैयारी करते हैं, उनके पास आप जाएंगे तो जो अच्छा मटेरियल है मार्केट में, उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। उसमें से आप चुन सकते हैं। कोई एक मैगजीन अच्छी आपको जो लगती हो उसको पढ़ सकते हैं। एक अखबार में भी क्या पढ़ना है, अगर 3 घंटे आप दिन में अखबार ही पढ़ते रह गए तो कोई उसका लाभ होगा नहीं। आप देखिए अखबार में क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं। एडिटोरियल्स पढ़ने से आपको आंसर राइटिंग की स्किल्स डेवलप होती हैं, उसको ज़रूर पढ़ें। कोई इंपॉर्टेंट समाचार है तो समाचार के लिए पढ़ें, बट उसमें उतने डेप्थ में नहीं जाएं। समाचार से क्या विचार निकलते हैं जिससे हमारे देश पर, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रभाव पड़ते हैं, उसकी एक समीक्षा आपको आनी चाहिए। कभी आपसे किसी विषय पर आपके विचार पूछे जाएं तो क्या विचार आपके होंगे, उस विचारों को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। और उसमें मूल रूप से विचार जो है सकारात्मक हो, ऐसा आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। बहुत ही वैसे विचार होंगे जो उद्वेलित करने वाले होते हैं, सबके हो सकते हैं, सबके सोचने के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन यूपीएससी जब सेलेक्ट करती है तो देखती है एक बैलेंस्ड थिंकिंग, एक मैच्योर थिंकिंग और एक रैशनल थिंकिंग, किस प्रकार से आप एनालाइज करके चीज़ों को लिख पाते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में मटेरियल्स बहुत हैं, मटेरियल्स को आप क्वेश्चन पेपर्स के आलोक में चुनें, उसके हिसाब से उस पर अपना टाइम दें। और जो अच्छी कोई बुक स्टॉल्स हैं या अच्छे लोग हैं जिन्होंने हाल में तैयारी की है, उनसे भी आप उस विषय में गाइडेंस ले सकते हैं।
एक और प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि भाई इसमें यूजी कर रहे हैं कि उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देखिए, इसमें यूपीएससी की परीक्षा के लिए केवल अंडर ग्रेजुएट लेवल या आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, कहीं से भी हो सकती है, करस्पॉन्डेंस से भी हो सकती है, उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूपीएससी के लिए साथ साथ अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आप चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो अच्छा है, उसमें आप कहीं रह के आपका कंपनी भी चलता रहेगा और उसमें आप पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो हर व्यक्ति को निर्णय जो है अपने लिए लेना है, कोई इसके लिए भी कोई मानक नहीं है। बेसिक ग्रेजुएशन करके भी आप अगर तैयारी करते हैं 1-2 साल अच्छे से, तो आप यूपीएससी की क्वालिफाई कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि वो समय इस प्रकार से व्यर्थ ना हो, साथ में पढ़ाई भी चलती रहे, ताकि बाद में एक फॉल बैक ऑप्शन भी मेरे पास रहे कि यदि मैं कहीं और अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको खुद सोच के निर्णय लेना होगा। कोई भी व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है, लेकिन एक लेवल तक कर सकता है। अल्टीमेटली जो समाधान है वो आपको अपने अंदर ही खोजने होंगे, और खुद से बड़ा अच्छा गाइड कोई होता नहीं है। हम लोग के साथ दिक्कत क्या होती है, जो बात मैंने शुरू में ही कही ट्रायंगल्स की बात, सफल सभी होना चाहते हैं लेकिन सफल सब तो हो नहीं सकते हैं, सफल कुछ ही लोग होते हैं। तो उन क्वालिटीज़ को आपको सोचना होगा कि क्या क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण कुछ लोग सफल होते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू से कहता हूँ, एवरीवन हैज़ अ डिज़ायर, इच्छा सबकी होती है, लेकिन सम पीपल हैव द डेडिकेशन, उसमें पूरी निष्ठा के साथ लगते हैं। बट द वंस हु एक्चुअली सक्सीड आर द वंस हु हैड अ डिज़ायर, वर डेडिकेटेड, बट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इसको मैं 3 Ds कहता हूँ, डिज़ायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। यूपीएससी की परीक्षा में ऐसा अक्सर होगा जब बिल्कुल आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, होना असंभव है, ऐसा वही लगता है। और जो आप दोस्तों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे जो सफल हुए, उनसे बात करेंगे, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोग फैलाते हैं, उससे भी आप प्रभावित हो सकते हैं। तो इसमें प्रभावित नहीं होना है। आपने जो ध्येय शुरू में बनाया, उस ध्येय को लेकर चलते रहोगे, क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखोगे तो भटकोगे नहीं, पूरा परिश्रम करोगे तो निश्चित रूप से समय थोड़ा लग सकता है, हो सकता है पहले प्रयास में सफल नहीं हो, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ोगे, चलते रहोगे, सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये भी मैंने देखा है, बहुत लोग इसमें होते हैं जैसे 4 वर्ष उन्होंने तैयारी की और किसी कारण से नहीं हुआ, तो आपको मन में यूपीएससी ही अंतिम नहीं है। समाज में सेवा करने के, नौकरी में आने के बहुत अच्छे, हो सकता है ईश्वर ने आपको किसी और रूप में चुना हो। मुझे याद है कुछ दिनों पहले ही कोई बॉलीवुड में बहुत फेमस एक्टर हैं क्रांति प्रकाश झा, एक वेबिनार में हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जिस समय मैं तैयारी कर रहा था उस समय वो भी दिल्ली में ही मुखर्जी नगर में कहीं रूम लेकर तैयारी उन्होंने भी शुरू की थी। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि यूपीएससी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। घर वाले चाहते थे बेटा आईपीएस बने, उनकी भी इच्छा थी बने, तब वो मुंबई की तरफ चले गए। उसके बाद वहाँ का भी काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन उनका अपना टैलेंट था। आज एक फिल्म एक्टर हैं, सब लोग उनकी फिल्में देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, छठ का गीत आपको याद होगा। तो हर व्यक्ति अलग बना है, डीएनए अलग है, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग करने के लिए संसार में आया है। जैसे मैं भी पुलिस में हूँ, बहुत सारे क्रिमिनल से मुठभेड़ हुए, बहुत सारे बिगड़े लोगों से भी मुठभेड़ हुए, संघर्ष के बहुत सारे क्षण आए, बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानते हैं। लेकिन अभी जिस भूमिका में मैं हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि जो सकारात्मक विचार हैं, जो हमारा युवा वर्ग है विशेष रूप से कुछ करना चाहता है, असीम उसके अंदर इच्छा है कुछ करने की, लेकिन समय पर मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण कई बार भटकाव की स्थिति आ जाती है। तो जो अनुभव मैंने अपने इस पूरे संघर्ष में सीखा, उसको यदि अपने तक रखता हूँ तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति वो एक अच्छी बात नहीं होगी। तो जो भी प्रेरणा का पुंज आपके अंदर जगता है उसको फैलाने का प्रयास करना चाहिए, और इसी ध्येय के साथ आपसे अक्सर मैं बातें करता हूँ अलग अलग माध्यमों से। और सफलता की जब मैंने बात की तो यूपीएससी तो एक विषय है, लेकिन इन जनरल आपको जानना होगा कि मुझे क्या चाहिए। सफलता तभी मिलेगी जब आपको संतुष्टि दे। यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर ली, आपने सेलेक्ट हो गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, वो आईएएस ऑफिसर बन के आपके मन में ध्येय स्पष्ट नहीं था, आप आए और बिल्कुल लग गए, बड़े ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए, तो कुछ समय तो हो सकता आनंद आए, लेकिन जो भी इस तरह का काम होगा, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वो कहीं ना कहीं क्लेश का कारण बनेगा। आप देखते होंगे अक्सर लोगों के घर में छापे पड़ते हैं, सीबीआई केसेस होते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद क्या उसको सफलता हम कह सकते हैं?
सफलता वही है जो आपके मन को संतुष्टि दे, समाज में आपकी भूमिका को डिफाइन करे और समाज के लिए सकारात्मक रूप में आप कुछ कर सकें। संतुष्टि कैसे मिलेगी? संतुष्टि तभी मिलेगी जो आपको मालूम है कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे मुझे यदि पूछा जाए तो मैं शुरू से मेरी इच्छा थी कि बिहार में रह के बिहार में अच्छा काम, कुछ परिवर्तन में अपना योगदान दूं। जब मैं छात्र था तो बिहार में विधि व्यवस्था की समस्याओं को देखता था, बड़ा उद्वेलित होता था। देखता था कि बड़ी प्राचीन भूमि रही है, प्राचीन काल से ज्ञान की भूमि थी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, उपनिषदों की यहाँ रचना हुई, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जैन धर्म का प्रसार हुआ, वेदांत की भूमि रही है। उसमें जब वर्तमान स्थिति को देखता था तो देखता था कि छात्र शॉर्टकट्स में लगे हुए हैं, कोई परीक्षा नकल करके पास करने की तैयारी कर रहा है, कोई तो बिना परीक्षा में जाए ही पास करने की तैयारी कर रहा है। मेरे एक मित्र थे आईआईटी में, स्कॉलर कहते थे उनको लोग। स्कॉलर किस प्रकार के थे? तो पढ़ने में तो अच्छे थे, आईआईटी में सेलेक्ट होकर आए थे, लेकिन दूसरों की जगह परीक्षा लिखा करते थे। तो इस प्रकार के लोग को जब देखता था तो मन में एक बड़ी पीड़ा होती थी और लगता था कुछ करना चाहिए। मैं था बेगूसराय से हूँ, तो उस समय पिताजी बरौनी रिफाइनरी में थे, तो बाकी लोग गर्मी की छुट्टियों में घर जाते थे, मुझे मना किया जाता था कि मत आओ। अब मत आओ क्यों मत आओ? तो वही पकड़ के शादियाँ होती थी। तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ अपने जीवन में सार्थक योगदान बिहार के परिवर्तन में मैं दे सकूं। इसी भाव से मैं आया। एसपी की भूमिका में अलग अलग स्थानों पर मेरी पोस्टिंग हुई, बगहा में रहा, रोहतास रहा, दरभंगा रहा, पटना में भी रहा। हर स्थान पर मैंने प्रयास किया कि जो पुरानी समस्या चल रही है उसको जड़ से कुछ अलग विचार के साथ कुछ डिफरेंट ऐसा किया जाए कि समस्या रहे ही नहीं। और उसमें अभूतपूर्व सफलता तब मिली जब लोगों का सहयोग भी मिला, और जब मन में भावना शुद्ध हो तो निश्चित रूप से परिवर्तन में आप वाहक बन जाते हो, माध्यम अपने आप मिलने लगते हैं। उसी प्रकार से सफलता के लिए यदि मन में आपकी भावना तीव्र है, शुद्ध है, आप जानते हैं कि आप क्यों क्या करना चाहते हैं, तो आप देखोगे जब निश्चय दृढ़ होगा तो संकल्प शक्ति धीरे धीरे और प्रखर होती जाती है। जैसे मुझे याद है जब आईआईटी की तैयारी करता था तो वैसे आमतौर पर मैं सुबह उठने वाला प्राणी आज भी नहीं हूँ। पूरी पुलिस की ट्रेनिंग मैंने की, सुबह 4 बजे उठता था, परेड में जाता था। बट अगर मुझे ऐसे छोड़ दो तो अभी भी मुझे सुबह 7:30-8 बजे उठना ही अच्छा लगता है। लेकिन जब आईआईटी की तैयारी करता था तो उस समय भी मैं बड़ा और विचित्र था। तो रात में पढ़ता था 4 बजे तक, 2 घंटे सोए, 6 बजे उठे, स्कूल चले गए। अब उसमें तरीका ये हुआ कि कुछ ही दिनों में काफ़ी सीरियसली बीमार पड़ने लगे। तो इतनी मेहनत करके जब 5 दिन बीमार पड़े तो 5 दिन तो बर्बाद हो गए। तब मैंने सोचा कि रात में 12 बजे सो जाऊंगा और 6 बजे उठूंगा, इस रूटीन को मेंटेन करना है। उससे पहले जब ऐसा करता था तो मैं देखता था कि भाई मुझे सुबह 5 बजे उठना है, छुट्टी के दिन प्रैक्टिस करूंगा। और जब निश्चय इतना दृढ़ हो तो मैंने देखा कि अलार्म की भी आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल 5 बजे जब घड़ी का कांटा 5 बजने को पहुंचने वाला होता था, आँख खुलती थी तो अलार्म उसके बाद ही बजता था। बहुत सारी अद्भुत चीज़ें होती हैं जो आप निश्चय करोगे किसी चीज़ के लिए, एकाग्रचित्त रहोगे तो बहुत सारे सामर्थ्य जिसकी आपको जानकारी नहीं है, वो जो आपके अंदर छुपी है, उससे आप खुद उसको महसूस कर पाओगे। और जैसे जैसे आपके जो संकल्प शक्ति है बढ़ती जाएगी, आप खुद उसमें उस आनंद आने लगेगा। जो चीज़ आप कर रहे हैं आपको मालूम है कहाँ पहुँचना है, उसकी प्रक्रिया में आप काफ़ी आनंदित होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके? बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए तो इसको देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस में हाउ टू कीप मोरल हाई, ये प्रिंस राजपूत जी ने पूछा है, इन स्पाइट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। देखिए, मन जो है, अगर आप जानोगे कि आप कर सकते हो तो इसमें मैं यही कहूँगा क्षमता सब में है। इसमें मैं जब जिस तरह से देखता हूँ चीज़ों को तो स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आती है और उपनिषद का एक मंत्र याद आता है। मंत्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पूर्ण है, कंप्लीट है, वो कंप्लीट ही रहता है और कंप्लीट में ही फिर विलीन हो जाता है। फिलोसॉफिकल रूप में कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा से आत्मा, जो हम आत्मा स्वरूप हैं और परमात्मा अगर कोई और है तो आत्मा में भी वही गुण है जो परमात्मा के गुण हैं, और आत्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। जो परमात्मा के गुण है, जब सोने को आप काटोगे, सोने के टुकड़े को, तो छोटे से छोटा टुकड़ा भी सोना ही हो। उसी प्रकार से अगर स्वयं को देखोगे तो ईश्वर ने आपको सारे गुण दिए हैं, जो हर चीज़ में सामर्थ्य में कोई कमी नहीं रहती है।
इसको अगर आप सोचोगे कि मेरे अंदर सारे गुण हैं, क्षमता है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जैसे हम लोग होता है ना, जैसे किसी को गणित मुश्किल लगी, लगता है कि भाई गणित बड़ा मुश्किल है, तो मैं जब उस चीज़ को देखता हूँ तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि मुझे ये गणित कठिन लगती है, लेकिन जिस भाई साहब ने एक किताब लिख दी वो भी तो कोई इंसान थे। जब वो किताब लिख सकते हैं तो मुझे समझ में क्यों नहीं आएगी। तो जिद बांधनी पड़ती है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, मेहनत करोगे तो हो सकता है शुरू में आपको 12 घंटे लगें, 14 घंटे लगें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने में, लेकिन आप मेहनत करते रहोगे तो आपको समझने का तरीका आ जाएगा। उसी प्रकार यूपीएससी में भी जो चीज़ मुश्किल लगती हो, जैसे किसी को लगता होगा सीसेट मुश्किल है, भाई कुछ समय के लिए प्रयास तो करो, मेहनत करो, देखो पुराने क्वेश्चंस पे 12 दिन यही करेंगे। जिद बांधोगे तो आप देखोगे जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही थी, डरा रही थी, वो भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्षमता आपके अंदर है। उज्जवल जी बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज से हैं, 4th सेमेस्टर में हैं। ये जानते हैं कि कॉलेज और यूपीएससी प्रिपरेशन दोनों साथ साथ कैसे करें। तो भाई मैं भी आईआईटी कानपुर में उसमें पढ़ता था। आईआईटी की पढ़ाई और बड़ी मुश्किल थी, थोड़ा भी इधर उधर करते तो फेल ही होते, समय पर डिग्री नहीं मिलती। लेकिन जब आप चाहोगे कुछ करना तो समय निकल जाता है। तो कॉलेज की पढ़ाई चलती थी, लेकिन उसके बाद लाइब्रेरी चला जाता था जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करे। वो भी एक शेड्यूल बना करके लिखता था कि इस दिन ये करना है, इस दिन 2 घंटे इसको देना है, तो 3 घंटे। हमेशा जो आप शेड्यूल बनाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता, सफल नहीं होता, लेकिन एक मोटा मोटा एक क्या किस तरफ आप जा रहे हो, आपकी दिशा क्या है, उसको जरूर डिसाइड कर देता है। तो उसी प्रकार से कुछ ना कुछ आपको शेड्यूल बनाना होगा। निश्चित है आपको ग्रेजुएशन तो करना ही है, समय पे करना है, उसकी भी तैयारी करनी होगी, लेकिन साथ में यूपीएससी की परीक्षा के लिए जो तैयारी है, टाइम दीजिए। छुट्टियों के समय आपको काफ़ी समय मिलेगा। अभी तो और लॉकडाउन चल रहा है, मतलब जो स्थिति है, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल, तो उसमें आपको समय मिल रहा है, तो समय का पूरा उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न आया है कि क्या बीपीएससी में फिजिक्स मेन पेपर को इंग्लिश में और जीएस पेपर को हिंदी में लिखा जा सकता है। बीपीएससी का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यूपीएससी में जो है, जो भी मीडियम आप चुनते हैं उसी मीडियम में आपको सारे पेपर्स को देना होगा। बीच में नेटवर्क का थोड़ा इशू हुआ था, अब लेकिन नेटवर्क ठीक है। नहीं, नेटवर्क थोड़ा कम हो गया था, इसलिए बुलाया, कम हो गया था स्पीड। एक और प्रश्न आया है, यूपीएससी करने से पहले जॉब करना सही रहेगा। तो भाई इसमें भी देखिए, जॉब तो करना ही है और एक फॉल बैक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो आपको निर्णय आपको खुद लेना है, इस तय मानक नहीं है। जॉब करते हुए भी आप यूपीएससी की परीक्षा कर सकते हैं, अगर आपका शेड्यूल बहुत आपको पता है कब क्या पढ़ना है, मेहनत करनी है, प्लान अगर आपका सही होगा तो जॉब करने के साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन समय आपको निकालना पड़ेगा, परीक्षा के लिए आपको समय काफ़ी चाहिए और एकाग्रचित्त होना जरूरी है। अगर जॉब करते हुए आप एकाग्रचित्त रह पाते हैं, समय दे पाते हैं, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी बात एक आई कि मेंस की, अजय प्रकाश जी ने पूछा है, बनारस से हैं, यूपीएससी मेंस की रिटर्न का क्या पैटर्न यूज़ करें। मेंस की वही बात जो मैंने शुरू में कही कि परीक्षाओं के आप प्रश्न पत्र देखिए और उसको आंसर्स को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आप जो पढ़ेंगे उसको पैटर्न में मुख्य रूप से आप जो बिंदु कहना चाहते हैं, मान लीजिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से उसमें मेन पॉइंट्स क्या है, तो उसको जैसे आप लिखते हैं तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस प्रकार से लिख करके उन चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है। भरत झा ने कहा कि भाई आईपीएस कैन बी कूल एंड काम, तो
बिल्कुल क्यों नहीं रह सकते भाई, ठंडे दिमाग से काम करोगे तभी तो आप सारा काम कर पाओगे। अगर दिमाग ठंडा नहीं होगा तो आप उद्वेलन में कुछ ऐसा निर्णय ले लोगे जिससे बाद में पछताओगे। इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए, दिलेश कुलकर्णी जी ने पूछा है। देखिए इंटरव्यू जब भी हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, तो आपको सोचना होगा इंटरव्यूअर जो है वो क्या चाहता है। जो इंटरव्यू में बेसिकली आपकी जो सोच है कितनी सकारात्मक है, इस पर ही डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर आपको मिलेंगे। और इंटरव्यू की कोई विशेष तैयारी नहीं होती। मुझे याद है एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू था, उसमें मेरी 4th रैंक आई थी। सिविल सर्विसेज में मेरी रैंक थी 60। उसी साल की बात है, 2003 में ही मैंने इंटरव्यू दिया था। और जब घुसे तो उस समय एक चेयरपर्सन हुआ करते थे, पीसी होता साहब, जो इंटरव्यू लेते थे। तो बड़े उनके बारे में था कि बड़े टफ है नंबर देने में। कुछ लोग अच्छे नंबर भी आते थे, कुछ लोग बड़े या तो 5 नंबर आए या पता चला 200 आए, 300। तो जब मैं घुसा, घुसते ही कुछ तो सुना हुआ था, लेकिन घुसे तो बताया कि भाई आप एंटर मिस्टर विकास वैभव, यू आर सच एन इंटेलेक्चुअल मैन, योर सब्जेक्ट्स आर मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वी आर प्रिविलेज टू हैव यू, प्लीज हैव अ सीट। सुनते ही बड़ा आपको अजीब सा लगा घुसे, और इससे पहले मैं कुछ कहता, गुड मॉर्निंग सर या कुछ कहता, तो उधर से ही चालू हो गए थे। और फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्पोर्ट। बड़ा अजीब सा प्रश्न। अब पूछते ही आपसे नॉर्मली होता है कि लोग पूछते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्नों का तो उस समय यही उत्तर दिया था कि दोनों जो है, उसमें मैथमेटिक्स जो है उसको भी अगर आप एक लेवल के बाद देखें तो मेंटली इट बिकम्स लाइक अ स्पोर्ट, उसमें आनंद आने लगता है। और स्पोर्ट में भी उस प्रकार से फिजिकल है, एक तरफ मेंटल है। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो मैथमेटिक्स के बहुत नज़दीक है। बत्ती जली। मैंने कहा चेस बड़ा लॉजिकल है, उस तरह से चलता है। तो कुछ चीज़ें आपको उस समय वो अपने आप जो है आएंगी। अगर आप सकारात्मक भाव से चलोगे, पूरी तैयारी आप करके, और पता चला क्वेश्चन कुछ ऐसा अटपटा पूछ दिया, आप घबरा गए, तो उससे नहीं होगा। तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे बातचीत हम करते हैं वैसे ही चलेंगे। मन में जो आंसर आप दे रहे हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। उसमें जब भी कोई बात पूछी जाए, जैसे मुझे याद है एक बार उसमें पूछ रहे थे, इंटरव्यू में की बात है, तो पूछा गया कि भाई मैंने हॉबीज़ लिखी हुई थी, इंडियन कल्चर, ट्रैवलिंग, इंडोलॉजी। तो उन्होंने पूछा इंडिया की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप कितना और आपको क्या लगता है। तो भाई इसमें मैंने बताया कि भाई इंडिया की अगर आपको एक शब्द में कहा जाए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है अपने देश की, तो मैंने कहा टॉलरेंस। दूसरों के विचारों को उसके विरुद्ध नहीं जाना, उसको भी सुनने की क्षमता रखना। क्योंकि हमारे देश में भले वस्त्र बदल जाएं, भोजन बदल जाए, इत्यादि बदल जाए, परंतु एक चीज़ जो प्राचीन काल से चली आ रही है वो है आत्मसात करने की, दूसरी संस्कृति को समझने की, किसी के विरुद्ध उस प्रकार से सोच नहीं रखने की। और शुरू से ही हम लोग तो यही मानते रहे हैं, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। प्राचीन काल से सोच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य जो है उसके तरीके अलग हो सकते हैं, सच एक ही है। दूसरे के तरीके गलत हों, ये ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जब चीज़ों को आप समझेंगे तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे। और अपने बायोडेटा को अच्छे से समझना है कि मैं क्या हूँ, मैंने कहाँ पढ़ाई की, क्यों पढ़ाई की। हर चीज़ का प्रश्न का आपका उत्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि अपने को आप जानते हो कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। जैसे अक्सर पूछा जाता है यूपीएससी क्यों देना चाहते हो, तो बड़ा रूटीन सा आंसर होता है, लेकिन सच्चाई है। अगर हो सकता है तो जैसे मैंने आपको बताया मैं क्यों करना चाहता हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार का उत्तर मैंने वहाँ भी दिया था। अजय प्रकाश जी ने पूछा है, स्टार्टिंग के एवरेज स्टूडेंट था, हाई स्कूल में क्लियर किया और डिप्लोमा करने की कोशिश पर फेल हो गया, 3 साल लूज हो गए हैं। मैं शिद्दत से स्टडी कर रहा हूँ और लंबा प्रश्न है, अब मैं तैयारी स्टार्ट कैसे करूँ। तो भाई जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। अगर इच्छा जगी है, करना है, तो नियम वही है। स्वयं को सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन सामर्थ्य के तरीकों को आपको समझना होगा, कहाँ पर आप में कमी है, कहाँ पर आपको उसमें ज़्यादा परिश्रम करना है। और एक बार जब शुरू हो गए तो पूरा परिश्रम करो, प्लानिंग के साथ। युद्ध में आप जाओगे पूरे ध्येय के साथ जाओगे, लेकिन अस्त्र शस्त्र में अगर कमी होगी, उसको चलाना नहीं आएगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। यूपीएससी में भी वही है, आपको जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिए उसमें पूरा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, और जब करोगे तो सफलता तो मिलेगी। ऑप्शनल स्टैटिस्टिक्स कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। किसी भी ऑप्शनल से बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे नंबर लेके लोग आए हैं, तो ऑप्शनल्स के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं है।
आपके छात्र जीवन में क्या कठिनाइयाँ आई, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं काफ़ी समय के साथ चीज़ों को। यूपीएससी में हिंदी भाषा में क्या क्या कठिनाई आती है? देखिए, भाषा जो आपकी अच्छी जिसमें हो, जिसमें आप अच्छा व्यक्त कर सकें, यदि आप व्यक्त कर पाएंगे तो निश्चित आपके अच्छे नंबर आएंगे। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भाई देखो, इसमें हिंदी माध्यम में लोग कम सेलेक्ट हुए, नंबर कम आए। बट आप देखो कि हिंदी माध्यम में ही कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर भी आए होंगे उसी वर्ष, जिस साल लोग कम सेलेक्ट हुए हों। तो मन में इस प्रकार की भावना को मत आने दीजिए। आप मेहनत पूरी कीजिए। यूपीएससी की जो परीक्षा है, आप मेहनत करेंगे, अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तो नंबर आएंगे। तो अपने आप को जानिए अच्छे से, और जिस वर्ष अगर कभी कम आया होगा तो देखेंगे अगले वर्ष बिल्कुल ऐसा नहीं रहा होगा। तो वैसी बाध्यता नहीं है। कठिनाई आ सकती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मटेरियल्स हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं, आपको फिर उसको हिंदी में एक्सप्रेस करना है। अगर आपकी हिंदी में एक्सप्रेशन अच्छी है, ओरिजिनल है, आप अच्छे से लिख पाते हैं, नंबर अच्छे आएंगे। मेहनत कीजिए। एक बबलू यदुवंशी जी लिखते हैं कि आईआईटी में नहीं जा पाए, डिप्रेशन वाला था। तो भाई जिंदगी चलती रहती है, डिप्रेशन में कभी नहीं आना है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई कोई आदमी जो आईपीएस बनना चाहता था, देखिए फिल्म स्टार है, पूरी दुनिया उसको जानती है। तो जीवन में किसके जीवन में विधाता ने क्या लिख के दिया है वो आप बाद में अनुभव करोगे, लेकिन अपने सामर्थ्य को कभी कम मत आंको। हो सकता है एक स्टेज पे वो नहीं होना था, बट फेलियर इज नेवर लास्टिंग। कोई भी असफलता हमेशा के लिए नहीं होती। जो भी व्यक्ति कभी असफल हुआ तो आवश्यक नहीं है कि हमेशा असफल होगा। आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, उदाहरण बहुत सारे हैं जो शुरू में असफल रहे, इनफैक्ट 10th में भी उनके अच्छे नंबर नहीं आए, परंतु बाद में उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खोल दी। तो ऐसे उदाहरण अनेक हैं जिसमें अब जानना यह होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं। जैसे आज के डेट में आपने तय किया कि यूपीएससी देना चाहते हैं, तो आईआईटी की परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षा बहुत अलग परीक्षा है। आईआईटी की परीक्षा के लिए मानक बहुत अलग है, एक बहुत ही अलग तरीका है। हो सकता है उस समय आपने कुछ कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रह गई हो, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा ऐसी है कि इसमें बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट भी अगर मेहनत करता है, क्योंकि इसमें केवल टैलेंट पे नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में समझने पर है, एनालिटिकल स्किल्स पर है, आपको लिखने की क्षमता पर है। गणित में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी में बहुत अच्छे नंबर ले आओगे या अच्छी रैंक लाओगे। गणित के साथ साथ जनरल स्टडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका है, सब चीज़ का एक बैलेंस आपको यूपीएससी में सफल करता है। तो बहुत एवरेज स्टूडेंट्स, अधिकांश आप लोग जो देखेंगे जो यूपीएससी में सफल होते हैं, तो बहुत कुछ तो होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग बिल्कुल ही साधारण कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं, बहुत वैसी बैकग्राउंड भी उनकी नहीं रहती है, साधारण बैकग्राउंड से भी रहते हैं। कारण क्या है सफल होने का? अंदर में दृढ़ निश्चय थी, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, परीक्षा के पैटर्न को उन लोगों ने समझा, उसके हिसाब से तैयारी की, और तैयारी में कोई कमी नहीं की, अपने आप को संभाल कर चलते रहे, अल्टीमेटली सफल हुए। तो अपनी इच्छा अगर आपके अंदर जाग गई है तो उसके लिए परिश्रम कीजिए, सफल होंगे। चलिए, एनी इंसिडेंट फ्रॉम नेशनल पुलिस एकेडमी। पुलिस एकेडमी में मैं जब गया था तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सुबह उठने की मेरी आदत नहीं थी, एकेडमी में तो ऐसा होना नहीं था। तो जब गए थे तो फिर भगवान से मैंने यही मनाया था कि भगवान इज्जत बचा लेना। और जब मैं उठता था तो मैं देखता था कि रात भर में एक तनाव मन में रहता था कि सुबह उठना है, कहीं ऐसा ना सोए रह जाऊँ। तो सबसे पहले मैं ही उठ जाता था, परेड के लिए सबसे पहले मैं लाइन में लगता था। तो अंदर की इच्छा शक्ति ऐसी थी जिसने पूरे ट्रेनिंग में कभी समस्या होने नहीं दी। शुरू से बहुत अच्छा धावक नहीं था, पढ़ने लिखने वाला छात्र था, लेकिन जब पुलिस में गया तो एक नई चीज़ जो थी उसमें क्रॉस कंट्री रनिंग। तो पहली बार जब क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर दौड़े तो बिल्कुल पीछे पीछे आ रहे थे, बड़ी प्रयास तो पूरा कर रहे थे, बट शरीर बता रहा था कि भाई इसमें दिक्कत है। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने शरीर में छुपी हुई क्षमता को देखा, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा धावक भी बन सकता हूँ, बाकी लोगों से ज़्यादा इंड्योरेंस है, मैं ज़्यादा अच्छा दौड़ सकता हूँ। और अभी भी वो परंपरा जैसे उस समय जो प्रारंभ हुई, जो मैंने जाना, अक्सर दौड़ने का जब मौका मिलता है प्रयास करता हूँ। उसमें जब मैं धीरे धीरे दौड़ने लगा तो मुझे याद है एक दिन 1 मील की रेस थी, उसमें पहले जब दौड़ता था तो पीछे रहता था, 16 लोगों का स्क्वाड था, लेकिन एकाएक लोगों ने देखा कि सबसे बिल्कुल आगे भागा जा रहा हूँ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बैच में भी जब मैं पास आउट हुआ था तो शुरू में बिल्कुल पीछे था, लेकिन बाद में टॉप 5 में मैं आ गया था। तो अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैंने समझा पुलिस में आने के बाद ट्रेनिंग में कि मैं ये भी कर सकता हूँ, और देख कर उसको अपने समर्थ को जब मैंने जाना तो आने वाले समय में जब करियर में भी आया, एसपी रहा जगह जगह,
जैसे रोहतास में था तो मुझे मालूम था कि मैं पहाड़ पे आराम से चढ़ सकता हूँ, तो अक्सर सप्ताह में एक बार चढ़ ही जाते थे। उसकी स्थिति ये हुई कि उग्रवादियों के अंदर भय आ गया, दियारे में चलना हो तो 30 किलोमीटर चलना है तो 30 किलोमीटर चल जाते थे। और देखने में मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता, अगर मुझसे 5 साल पहले कोई कहता कि 30 किलोमीटर आप चल सकते हो तो शायद मैं कहता कि भाई बड़े कैसे चलेंगे। लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग में इन चीज़ों को बहुत स्वाभाविक बना दिया, चलने की आदत हो गई, पहाड़ चढ़ने की आदत हो गई और बड़ा आनंद आया। उन चीज़ों ने फिर बाद में कैरियर में बहुत काम दिया पुलिसिंग करने में। पुलिस एकेडमी में और बहुत सारी खट्टी मीठी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, और ख़ास करके एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एक आम आदमी से एक पुलिस पदाधिकारी बनने में उस समय को मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो मुझे लगता है प्रश्न जो थे लगभग पूर्ण हो गए हैं। इस लाइव सेशन में जो बातें मुझे कहनी थी उसको मैं फिर से वही बात कहूँगा, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो इच्छा आपके अंदर जरूर होगी। इच्छा के साथ साथ लक्ष्य की समझ कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ऐसा हो जो आपको संतुष्टि दे। फेलियर इज़ नेवर फाइनल, सक्सेस इज़ नेवर एंडिंग। आप पूरे सफल होके भी अगर बाद में आपको उस मानक पर चलना होता है, सब कुछ करके आपको लगे सफल हो गए तो उसका अंत नहीं है, उसके आगे भी आपको योगदान देते रहना होता है। तो इच्छा हो, व्हेन यू हैव अ डिज़ायर यू शुड हैव अ डेडिकेशन, उसकी पूरी निष्ठा के साथ लगना होगा। लेकिन सफल तभी होगे जब दृढ़ निश्चय होगा। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। बाकी ऐसे तो हम लोग इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, और भी यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस शेयर कर रखी हैं अलग अलग विषयों पे, और आगे भी करता रहूँगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। प्रश्नों को आप मैसेज करेंगे तो मैं अपने यथासंभव उत्तर देने का प्रयास भी करता हूँ। उद्देश्य यही है, मिलजुल कर हम लोग एक बेहतर समाज का निर्माण करें। और जब आप पहली बात युवाओं के लिए इस्टेब्लिश होने का पूरा प्रयास करें, स्थापित हो जाइए। तो एक बार स्थापित हो गए तो केवल स्वयं तक सीमित ना रहें, अपने लिए करें, जीविका उपार्जन अच्छे से करें, परिवार का ध्यान रखें, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करें जिससे समाज में आपका एक विस्तृत योगदान हो सके, और प्रेरणा को बांटते रहें। मिलजुल कर निश्चित ही एक बेहतर भविष्य हम लोग बनाएंगे। सभी को जो मुझे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लक्ष्य में सफल हों, और जो सफल होंगे तो बहुत प्रसन्नता मुझे भी होगी। थैंक यू। जय हिंद।